और तक हमने भेजा यहाँ से। ध्यान है आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था है बेटा? इधर डाउनलोड सोना मिलाओ। सर मुझे नहीं मिल रही है। ये एक्सरसाइज से पहले डाली है। एक्सरसाइज से पहले ये इनो बार बस है सर। दीपा मिली। अच्छा एक्सरसाइज से पहले है, कोचिंग से पहले। हाँ सर मिल गई। मैं कोचिंग ज्वाइन करने के बाद की देख रही हूँ। This is the speech of Caesar. Caesar stands for Octavius Caesar. Okay? ये Octavius Caesar की speech है। Octavius Caesar he sends Inobargus to Cleopatra. He orders Inobargus to go and to convey this message to Cleopatra that Caesar will accept all the demands of Cleopatra. But he puts one condition that Cleopatra has to give up Antony. Okay? Caesar Inobargus को भेजता है कि Inobargus तुम जाओ और क्लेपेट्रा से जाकर के कहना कि तुम्हारी सारी शर्तें हम मानने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त तुम्हें हमारी माननी है और वो ये है कि तुम्हें जो है वो एंटोनी को छोड़ना है। तो इनोबार्बस कहता है कि हो सकता है सर क्लेपेट्रा इसके लिए ना राजी ना हो। तब ये सीजर कहता है, ये बीच की लाइन से सीजर कहता है, ध्यान से सुनो कि वीमेन आर नॉट इन देयर बेस्ट फॉर्चून्स स्ट्रांग। जो स्त्रियां होती हैं वो अच्छे वक्त में भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो इस तरह का लालच रोक पाए। बट वांट माने विपरीत स्थिति, विल परज्योर माने कसम तोड़ना। लेकिन अगर विपरीत स्थिति कहीं आ जाए तो वो स्त्रियां भी कसम तोड़ देती हैं। नेवर टच्ड वेसल कहते चेस्ट, जो शुद्ध और पवित्र स्त्रियां होती हैं वो भी कसम तोड़ देती। बस ये 1.5 लाइन आती है, इसको तुरंत रीडिंग लगाएं जो दिक्कत आती है। इनोवार्मस जो है he is very much puzzled because of एंटोनी। वो एंटोनी से बहुत दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है। उसे लगता है कि ये मूर्ख है और इसके साथ वफादारी करना ये भी मूर्खता को दिखाना। लेकिन फिर भी उसका जो रीजन है, तर्क है, वो उसे एंटोनी को छोड़ने की इजाजत नहीं देती। तो इनोबार्बस कहता है, इस साइड एक तरफ होकर के कहता है कि माइन ऑनेस्टी, मेरी जो ईमानदारी है, एंड आई और मेरी जो बुद्धिमानी है, बिगिन टू स्टेर माने झगड़ा कर। मेरी ईमानदारी और मेरी बुद्धिमानी इन दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। द लॉयल्टी वफादारी विल हेल्ड टू फूल्स, मूर्खों के साथ वफादारी दिखाना, डज मेक आवर फेथ मेयर फॉली, अपनी वफादारी को केवल मूर्ख बनाना। यानी मूर्खों के प्रति वफादारी दिखाना अपनी वफादारी को मूर्ख बनाना है। यet फिर भी ही वो व्यक्ति that can endure माने जारी रखना, फिर भी वो व्यक्ति जो जारी रखता है, जो फॉलो विद एलिजियंस, अपने मालिक को फॉलो करना जारी रखता है, एक फालेन लॉर्ड, वो मालिक
उसका पतन हो चुका। कनक्योर है, ऐसा व्यक्ति उसे भी जीत लेता है। That did his master conquer, जिसने उसके मालिक को हराया। And earns a place in the history, और इतिहास में उसका एक अलग स्थान बन जाता है। Such type of person gets a great name and fame in history. Clear? Reading वाला नींद तो नहीं आ रही लता और दीपा? नहीं, नहीं सर, नहीं नहीं सर, अभी अभी तो बीसलपुर से आए हैं, बिल्कुल गांव अपने। चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, इनोबार्बस एंटोनी को समझाता है कि वो क्लेपेट्रा को छोड़ दे और अपना जो सम्मान है उसकी ओर ध्यान। एंटोनी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज ए ग्रेट पर्सन। लेकिन एंटोनी सेज दैट ही इज नॉट रेडी टू लीव क्लेपेट्रा। कहता मैं क्लेपेट्रा को नहीं छोड़ूंगा। तो इनोबार्बस को लगता है कि एंटोनी बिल्कुल मूर्ख है। तो इनोबार्बस स्वयं से कहता है कि मेरी ईमानदारी और मेरी बुद्धिमानी दोनों में संघर्ष चल रहा है। ईमानदारी मेरी कह रही है कि मैं एंटोनी का सर्वेंट हूँ तो उसी का साथ दूँ, लेकिन बुद्धिमानी मेरी ये कह रही है कि एंटोनी मूर्ख है, इसे मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मेरी बुद्धिमानी और मेरी ईमानदारी दोनों में एक संघर्ष चल रहा है। क्लियर हो रहा है? जहाँ पे ना समझना पूछ ले। कहता है मूर्खों के साथ वफादारी दिखाना ये अपनी वफादारी को मूर्ख बनाना। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो अपने मालिक को फॉलो करता है, उनके प्रति वफादारी दिखाता है, कब? जब उसके मालिक हार जाते हैं, फिर भी अगर वो सच्चा बना रहता है तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति को भी जीत लेता है जो उसके मालिक को हरा। अब क्लियर हुआ लता? सर क्लियर हुआ। इनोबार्बस कहता है कि माई ऑनेस्टी, मेरी जो ईमानदारी है, एंड आई का मतलब माई विजडम, मेरी जो बुद्धिमानी है, बिगिन टू स्टर माने झगड़ा करना, इन दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। द लॉयल्टी, जो वफादारी है, वेल हेल्ड टू फूल्स, उसे मूर्खों के साथ दिखाना, does make our faith mere folly, अपनी वफादारी को मूर्ख करना। ठीक है, यानी मेरी बुद्धि और मेरी ईमानदारी ये झगड़ा कर रही है। बुद्धि कह रही है कि एंटोनी को छोड़ दो, ईमानदारी कह रही है कि मत। फिर वो कहता है कि एंटोनी मूर्ख है और ऐसे मूर्ख के साथ वफादारी दिखाना अपनी वफादारी को मूर्ख करना। क्लियर? येट फिर भी he that can endure, endure माने जारी रखना, फिर भी वो व्यक्ति जो फॉलो करता रहता है, जो वफादार बना रहता है, टू फॉलो विद एलिजियंस, जो सच्चाई से फॉलो करता है, एक फॉलन लॉर्ड, अपने उस मालिक को जो हार चुका है, अगर उसको उसका नौकर फॉलो करता है तो डस कन्क्योर हिम, तो वो नौकर उसे भी जीत लेता है। That did his master conquer, जिसने उसके मालिक को जीता, and earns a place in the story, और इतिहास में उसका भी नाम हो जाता। अब लता क्लियर हुआ बेटा? वो इजी, because in modern place we have modern language, इनमें 16th century की भाषा, और शेक्सपियर ही was not very educated person, शेक्सपियर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी भाषा में थोड़ा सा देहातीपन झलकता है। इनकी इंग्लिश भी लंदन की इंग्लिश नहीं, देहात की भाषा। चलिए, ये स्पीच हमने इसलिए भेजी है क्योंकि ये स्पीच हेमलेट की स्पीच की तरह लगती है। आई एम अलोन द विलियन ऑन ऑफ द,
ऐसा लगता है कि हेमलेट अपने लिए कह रहा हो कि मैंने अपने फादर का बदला नहीं लिया है, मैं बुरा हूँ। ऐसा आपने पढ़ी होगी एक हेमलेट में स्पीच, याद है मुझे? हेमलेट प्ले तो पढ़ा चुके हैं आपको, नहीं अभी पढ़ा चुके ना? ठीक है। तो ये इस तरह की स्पीच, ध्यान रखिएगा, पूरे प्ले में हेमलेट कहीं पर ये नहीं कहता है कि मैं विलेन हूँ। वो और कहेगा मैं बुरा हूँ, खराब हूँ, दुष्ट हूँ, ऐसे तो बोलेगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं विलेन हूँ। अगर ये आए कि आई एम एलोन द विलेन, केवल मैं ही विलेन हूँ, ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी का या इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर केवल मैं ही विलेन हूँ, अगर ये स्पीच आए तो ये एंटोनी क्लेपेट्रा की इनोबार्बस की स्पीच, ये हेमलेट की स्पीच ये। अब ये ऐसा क्यों कहता है ये भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इनोबार्बस सभी कुछ देर पहले बड़ा कंफ्यूजन में था कि वेदर ही शुड कंटिन्यू टू फॉलो एंटोनी हु इज हिज मास्टर और टू लीव एंटोनी। फाइनली ही लीव्स एंटोनी, अंत में वो एंटोनी को छोड़ देता। When Antony comes to know that his faithful friend and also attendant Enobarbus has left him, तो एंटोनी को बड़ा दुख लगता और पीछे से उसका जितना कीमती सामान हो वो एंटोनी इनोबार्बस के पास पहुंचा देता और एक ये संदेशा देता है कि इनोबार्बस, तुम किसी के भी साथ रहो, लेकिन अच्छे रहो, खुश रहो, मैं इसी बात में। तो when Enobarbus receives his goods, he becomes filled with repentance, ये पछतावे से भर जाता और तब ये कहता है कि मैंने एंटोनी को छोड़ के बहुत गलती की, मैंने उसे छोड़ा, वो कितना अच्छा मास्टर है। तब ये कहता है कि आई एम एलोन द विलेन ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी का बस मैं ही अकेला विलेन हूँ। एंड फील आई एम टू वर्स्ट, और मैं महसूस भी करता हूँ कि सबसे बड़ा, सबसे निकृष्ट विलेन मैं ही। बस यही लाइन खत्म, इसके आगे नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे नाम दिया एंटोनी का और भी नेम्स वगैरह। यही लाइन आ सकती है, आई एम एलोन द विलेन ऑफ द, यही लाइन आ सकती है। लेकिन स्पीच एक्ट 4 सीन 12 की है। ये मोस्टली वो स्पीचेस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब अगर ये स्पीच आ जाए तो इसमें भी आप जूलियस सीजर ही प्ले का अधिकतर लगेगा, क्योंकि इसमें लिखा है सीजर्स ट्रम्प, सीजर की जीत। तो अगर ये लाइन आ जाएगी तो बच्चे अधिकतर जूलियस सीजर लिखेंगे। देखिए ध्यान रखना, ऐसे वर्ड पर बहुत कंफ्यूज करते हाँ हैं। ये बता रहे, जूलियस सीजर और एंटनी क्लेपेट्रा, इनकी स्पीचेस को बहुत सावधानी से पढ़ना, क्योंकि जूलियस सीजर की स्पीच बिल्कुल एंटनी वाली क्लेपेट्रा की लगेगी और एंटनी क्लेपेट्रा की स्पीच जूलियस सीजर की लगेगी। जैसे यही स्पीच है, ये आपको जूलियस सीजर की स्पीच लग रही है, लेकिन ये है एंटनी क्लेपेट्रा। देखो, एंटोनी थिंक्स that Cleopatra is responsible for his defeat. एंटोनी को लगता है कि क्लोपेट्रा ही उसकी हार के लिए जिम्मेदार है। तो एंटोनी अपनी गुस्सा प्रकट करता और जब क्लोपेट्रा को लगता है कि क्लोपेट्रा को पता लगता है कि एंटोनी उससे नाराज है, तो क्लोपेट्रा उसके पास आती, उसे मनाती। तब एंटोनी कहता है, वेनिस, चली जाओ क्लोपेट्रा यहाँ से, और अन्यथा आई शैल गिव दी दाई डिजर्विंग, अन्यथा मैं तुम्हें वही सजा दूंगा जिसके तुम डिजर्व करती हो, जिसके तुम योग्य। एंड ब्लेम इज सीजर्स ट्रम्प, और सीजर की जो जीत है उसे मैं खराब कर दूंगा। सीजर की जीत में खराब कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा और सीजर का इरादा है क्लोपेट्रा को अरेस्ट करके
रोम में ले जाना और उसकी वहां परेड निकालना, ऐसा ही। तो वेनिस, चली जाओ क्लोपेट्रा यहाँ से, और आई शेल गिव दी दाई डिजर्विंग, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे योग्य ही सजा दूंगा। एंड ब्लेम इज सीजर्स टर्म, और सीजर की जो विजय है उसे खराब करना। लेट हिम टेक दी, मैं चाहता हूं कि सीजर तुम्हें ले जाए यहाँ से, एंड होस्ट दी अप टू द शाउटिंग प्लेबियन, और जो कॉमन पीपल हैं उनके बीच तुम्हारा जुलूस निकाले। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। यही 3 लाइन्स इसका है। ठीक है, रीडिंग बताओ और ध्यान से सुनिए। क्लोपेट्रा सोचती है कि कैसे वो एंटोनी का हृदय फिर से जीत पाए, बिकॉज एंटोनी ही थिंक्स दैट क्लोपेट्रा हैज डिसीव्ड हिम, इट इज क्लोपेट्रा who has made a compromise with Octavius Caesar, and Antony begins to hate Cleopatra so much that he wants to kill Cleopatra. तो क्लेपेट्रा को उसकी मेड सर्वेंट एक राय देती है, कहती है ऐसा करो, तुम एंटोनी से दोस्ती, एंटोनी से अपने रिलेशन फिर से रिवाइव कर सकते हो। इसके लिए तुम एक काम करो, तुम झूठी खबर फैला दो कि तुम्हारी डेथ हो गई, और एंटोनी इसको सुनेगा, और ही विल श्योर कम हियर, एंटोनी यहाँ दौड़ता हुआ आएगा, और जब वो तुमको देखेगा जीवित तो वो बड़ा खुश होगा, और सब कुछ भूल के तुमसे फिर से दोस्ती। तो मार्डियन comes to give this information to Antony, मार्डियन ये सूचना देने आता है। तो एंटोनी जो होता है जब उसे झूठी खबर मिलती है तब दुख तो होता है। क्लियर बेटा, ये ध्यान से समझो। ठीक है, देखो इसमें एजेक्स का एक जिक्र किया गया। ठीक है, जो एजेक्स था इसकी जो ढाल बनाई गई थी उसमें 7 लेयर्स, 7 परतें थी। ठीक है, जिसको कोई भी तलवार भेद नहीं सकता, एक लीजेंडरी कैरेक्टर है, तो उसी के लिए कहते हैं। तो व्हेन एंटोनी लिसन्स, when Antony gets this false news that Cleopatra has died, she was reciting the name of Antony. तब एंटोनी कहता कि कहता ऊपर से कि आफ प्लग आफ, मैंने जो ये शस्त्र धारण कर रखा, कवच पहन रखा, इसको हटाओ सब यहाँ से, और सब लोग दूर हो जाओ, क्योंकि अब मुझे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। फॉर whom I must fight, अब मुझे किसके लिए लड़ना चाहिए? Because he was fighting for Cleopatra, and now Cleopatra is no more, so why he should fight? The sevenfold shield of Ajax, अब तो 7 परतों वाली जो एजेक्स की ढाल है, कैन नॉट कीप द बैटरी माने प्रहार फ्रॉम माई हार्ट, वो भी मेरे हृदय को आघात लगने से बचा नहीं सकती, ऐसी सूचना तुमने दी। ओ क्लीव माई साइड्स, तुम्हारे समाचार ने तो मेरे हृदयों को साइड से, इधर उधर से मेरे हृदय को चीर दिया है, मेरे सीने को चीर दिया। Heart once at once be stronger than thy continent. कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बॉडी। मेरा हृदय जो है वो बॉडी से ज्यादा ताकतवर हो गया, और इस सीने को इधर उधर से उसने चीर दिया। क्रेक
डाइट्रेल केस माने चेस्ट, और मेरा हृदय जो है वो मेरे कमजोर सीने को उसने तोड़ दिया है, क्रैक कर दिया है। इतना आघात देने वाला, शॉक देने वाला समय। एक स्पीच आपको और पढ़ाते हैं, फिर ये थोड़े से। नाउ देर इज नो यूज टू फाइट अगेंस्ट Octavius Caesar. He does not care if Octavius Caesar comes in Egypt and captures Egypt. He at once decides to commit suicide because he thinks that without Cleopatra he cannot survive on this earth. कहता बिना क्लेपेट्रा के मैं जीवित नहीं रह सकता। तब वो कहता है, बीच रहेंगे कि स्टे फॉर मी, हे क्लेपेट्रा, तुम कुछ क्षण के लिए मेरी खातिर ठहर जाओ। स्टे फॉर मी, मेरी खातिर ठहर जाओ क्लेपेट्रा, मैं भी आ रहा हूँ। और हम लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे? वेयर, वहां जाएंगे। सोल्स डू फर्स्ट ऑन फ्लावर्स, जहाँ आत्माएं फूलों के पेड़ पर आराम करती हैं, वहां हम लोग चलेंगे। वी विल हैंड इन हैंड, हम हाथों में हाथ डाल करके वहां घूमेंगे। एंड विद आर स्प्राइटेडली स्पोर्ट, कहते एनर्जेटिक मूवमेंट्स, और अपने एनर्जेटिक मूवमेंट्स के साथ मेक द घोस्ट डेज, स्वर्ग में भूतों को, आत्माओं को आश्चर्यचकित करके वो हमें निहारेंगी, देखेंगे। डिडो एंड हर एनीस shall want to do this. डिडो और एनीस के जो फॉलोवर्स हैं, प्रशंसक हैं, वो कम पड़ जाएंगे। एंड ऑल द हॉन्ट बी ऑवर्स, सारी आत्माएं हमारी ही प्रशंसा करेंगी। ये डिडो और एनीस के बारे में हम बता चुके हैं, शायद आपने बताया था नहीं? ये हेमलेट में बताया था, जब हेमलेट में पढ़ा, ध्यान है बेटा? नहीं, किसी को ध्यान है डिडो एनीस के बारे में? तो पढ़ाया था। चलिए, बताने की जरूरत नहीं है दोबारा फिर। सब जैसा भूल गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बता दें। देखिए, आप लोगों ने मार्लो के प्ले की अक्सर चर्चा करते हैं। ट्रेजेडी ऑफ डिडो सुना होगा आपने, ट्रेजेडी ऑफ डिडो, मार्लो में। इसमें क्या होता है, जो एनीस होता है, he was a brave soldier of brave king, सोल्जर नहीं कहेंगे, ब्रेव किंग था, ये प्रिंस था, एक ट्रॉय का, ट्रॉय में गया था, ट्रॉय के युद्ध में इसने हिस्सा लिया। तो when the battle of Troy was over, जब ट्रॉय का युद्ध खत्म हो गया था, तो एनीस अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में समुद्र में तूफान आ गया, तो एनीस को एक राज्य था, इस राज्य का नाम था कारथेज, कारथेज में रुकना था। लगभग 1 महीने वो कारथेज में रुका। कारथेज की जो क्वीन थी वो थी डिडो, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी, तो 1 महीने एनीस ही ठहरा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिडो शी फेल इन लव विद एनीस, वो एनीस से लव करने लगी। 1 महीने के बाद एनीस ने कहा कि अब मुझे अपने घर लौटना। तो डिडो ने कहा कि तुम अपने घर मत जाओ, तुम मुझसे शादी कर लो और यही कारथेज में हमेशा के लिए बस जाओ, यहाँ के राजा बन जाओ। एनीस ने कहा नहीं, मुझे अपने परिवार के पास लौटना। तो बहुत मना करती रही, एनीस नहीं माना, एनीस चल दिया जहाज। जैसे ही थोड़ा सा चला, फिर से तूफान आ गया और एनीस जो था, उसका जहाज समुद्र में डूब गया, उसकी डेथ हो गई।
जब डिडो को ये सूचना मिली तो जो डिडो थी वो समुद्र की ओर दौड़ती चली गई और उसने समुद्र में डूब करके सुसाइड कर लिया। तो ये दोनों लवर्स हिस्ट्री में फेमस है। तो वही बताते हैं कि डिडो एंड हर एनीज, कि जो डिडो है और उसका जो एनीज लवर है, शेल वांट माने कमी हो जाएगी, प्रोप्स माने होता है एडमायरर्स, प्रशंसक। तो जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे एंटोनी क्लेपेट्रा, तो डिडो और एनीस के जो एडमायरर्स हैं उनकी कमी हो जाएगी, सारे एडमायरर्स एंटोनी क्लेपेट्रा की ओर चले जाएंगे। एंड ऑल, जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी एडमायरर्स हैं, वांट बी आवर्स, वो सब हमारे होंगे एंटोनी क्लेपेट्रा के। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बेटा?